हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताने से पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा राइबोसोम का बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे लास्ट जो मैंने राइबोसोम के आप लोगों को 3 वीडियोस भेजे हैं शायद, और उन 3 वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है कि राइबोसोम की संरचना क्या होती है। एक तरह का ये ठोस कण होता है, किस तरह से ये आगे अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर आगे चलती है, उसका काम क्या होता है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखने वाली है वो ये है कि राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स का जो काम होता है, इसका बेसिक काम है ये। बेसिक काम का मतलब क्या हुआ कि इसका बेसिक काम जो है वो ये है प्रोटीन के सिंथेसिस का। अच्छा, 2 यूनिट्स होती हैं, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट जो होती है वो बड़ी होती है, स्मॉल यूनिट जो होती है वो छोटी होती है। तीसरी बात आपको ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो भी राइबोसोम्स होते हैं, इन राइबोसोम्स के अंदर जब भी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो बढ़ती है, तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये दोनों की दोनों यूनिट जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और इनका बेसिक काम जो रहेगा वो हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस का काम रहेगा। तीसरी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जितने भी राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स कोशिका की जीव द्रव्य में ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। मतलब एक तरह की कोई चीज समझ लो कि जिस तरह से वो कोशिका के अंदर उपस्थित है। चौथी बात यहाँ पे जो आप लोगों को ध्यान देने वाली है वो ये है कि राइबोसोम्स जो होते हैं, इनका जो निर्माण होता है, इनका जो जेनेसिस होता है, उसमें जो बेसिक भूमिका निभाता है वो निभाता है आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है, ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका, यानी कि मेन पार्ट निभाता, मतलब वो एक बेसिक कंसेप्ट है, एक मेन पार्ट है, जिसकी वजह से राइबोसोम्स का क्या हो रहा है, आगे जाके डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर राइबोसोम्स आगे ग्रो कर रहे हैं। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो होपफुली आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। क्लियर, इसका नाम क्या है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। अब जो ये अंतःप्रद्रव्यीय जालिका होती है, ये होती क्या है, ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एग्जैक्टली है क्या चीज। इसको बताने से पहले सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि पॉटर, क्राउड एंड फेलम, ठीक है, 1945 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए थे, उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। मतलब वो अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि वो एक वेल डिफाइंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थे, तब यहाँ पे उन्होंने जब स्ट्रक्चर्स देखने लगे वो, तो उनको पता चला कि न्यूक्लियस के चारों ओर ये कौन सी संरचनाएं उपस्थित हैं। तब उन्होंने जब बहुत ध्यान से देखा तो उन्होंने इसका नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको हम साइटोस्केलेटन की तरह से भी ये वर्क करता है, यानी कि कोशिका पिंजर की तरह से भी ये काम करता है। कैसे काम करता है समझिएगा। मैंने कहा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, एज अ साइटोस्केलेटन। कैसे काम करेगा साइटोस्केलेटन की तरह, मान लो ये एक कोशिका है, चलिए इसको हम थोड़ा सा गोल बनाते हैं, हम जंतु कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मैंने कोशिका की संरचना बनाई, फिर तो अब यहाँ पे मान लो ये जो है ये हुआ हमारा केंद्रक, ठीक है, और केंद्रक के चारों ओर इस तरह की संरचनाएं उपस्थित हैं, ये वाली, ठीक है। और इन्हीं संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका बोलते हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को राइबोसोम्स पढ़ाए हैं, जहां मैंने आप लोगों को एक चीज और भी बताई थी कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो होती है, इसके ऊपर इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, राइबोसोम नाम देते हैं।
क्या नाम देते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, ओके। अब जो ये राइबोसोम्स जो होते हैं, ये राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस तरह का किसी भी तरह का कोई राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, तो ये कैसी होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और इसी वजह से इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। तो समझ में आई होगी आप लोगों को ये बात। अब एक बात ध्यान देने वाली है, आपकी किताब के अंदर पहले गोल्जी काय का बता दिया, लाइसोसोम्स का बता दिया, या फिर आपके पेरोक्सोसोम्स का बारे में बता दिया, लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोशिका का बहुत सारा भाग जो है, जो मेन ऑर्गेनल्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, ठीक है, उनके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। ठीक है, तो क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका से ही आगे क्या बनता है? गोल्जी काय बनता है, यानी कि गोल्जी बॉडी बनती है। ठीक है, और इसी गोल्जी काय से आगे जाके निर्माण होता है लाइसोसोम्स का। क्लियर? तो ये मतलब एक दूसरे से उत्पत्ति हो रही है इनकी। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना? गोल्जी काय, गोल्जी काय से क्या बनता है? लाइसोसोम्स बनते हैं। तो ये जो क्रम है वो हमेशा आप लोगों को ध्यान रख के चलना है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, कभी भी अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसका नाम किसने दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये जो नाम है ये किसने दिया, तो आप हमेशा ये बताओगे कि ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक नेम गिवन बाय पॉर्टर। ठीक है, ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था पॉर्टर ने, नाम दिया था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देने वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझने वाली है वो ये है कि जब पॉर्टर ने इसका ये नाम दे दिया था, वो क्यों नाम दिया इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नाम क्यों दिया, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? उसके पीछे एक कहानी है। वो ये है कि जब वो देख रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टडी कर रहे थे, तो पहले उनको क्या लगा कि यहाँ पे देखो, जब भी साइटोप्लाज्म जो होता है, समझना है इस चीज को, अगर साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो बाहर वाला जो होगा, ये वाला एक तरह की गति करता रहता है। जो जीव द्रव्य होता है बेटा, एक तरह से क्या करता जा रहा है? ये गति करता जाता है। तो बाहर वाला क्या कहलाता है? एक्टोप्लाज्म। ठीक है, जो कोशिका के बाहर नहीं, कोशिका की बाहरी सतह पे, बाहरी सतह पे नहीं कहूँ तो, अच्छा एक बात बताओ, आप एक रूम में खड़े हो, ठीक है, मैं एकदम रूम के मिडिल में खड़ी हूँ, बिल्कुल मिडिल के अंदर, और एक जना जो है वो बिल्कुल रूम के दरवाजे पे खड़ा है, तो मैं कहाँ हूँ? अंदर की तरफ। तो मतलब मैं क्या बोलूंगी अपने आप को कि आई एम द एंडोसाइट। ठीक है, और जो कोई भी दूसरा इंसान जो है, जो कि कहाँ खड़ा है? दीवार के पास में, या फिर किसी भी एक गेट के पास में खड़ा है, तो मैं उसे क्या नाम दूंगी कि थोड़ा सा आउटसाइड में है, तो वो एक्टो हुआ। ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि जो कोशिका होती है, कोशिका के बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है? एक्टोप्लाज्म होता है, और अंदर की तरफ जो होगा
चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ। कोशिका के अंदर की तरफ जो ये साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, बाहर की तरफ जो हुआ उसको हमने क्या नाम दिया, एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ हुआ उसको हमने क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्म नाम दिया। तो यहीं से ही उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि भाई चलो ठीक है ये वाली संरचना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्म है यानी कि अंदर की तरफ जो जीव द्रव्य है वो कुछ इस तरह की संरचनाएं बना रहा है। तो फिर इसी वजह से उसका जो नाम पड़ा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम पड़ा इसका। रेटिकुलम का मतलब ये हुआ कि एक तरह की, यहाँ देखो एक तरह की जालीदार संरचनाएं हैं, इसी वजह से इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम पड़ा। एक बार इसको लिख लो, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म को। चलो तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलो अब दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो मैंने कहा था कि दो तरह से हमने इसको बांटा हुआ है, SER और RER। है ना, ऐसे ही बांटा हुआ है ना। ओके, तो ये वाला जो था मैंने कहा ये हुआ RER और ये हुआ आपका SER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। RER क्या बनाएगा, हमेशा RER बनाएगा प्रोटीन, और SER हमेशा क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा हमेशा लिपिड। तो इन दो बातों का हमेशा अपन को ध्यान रखना है कि SER क्या बनाता है, लिपिड, और RER क्या बनाता है, यहाँ पे प्रोटीन बनाता है। चलिए तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि ये है कैसी, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, यानी कि ये काम क्या कर रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट में यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। किस किस भागों में डिवाइड किया हुआ है, पहले तो हैंगे सिस्टर्नी। ठीक है, हिंदी में लिख रही हूँ और यही इसका इंग्लिश में भी मतलब है ना। दूसरे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। अच्छा, और तीसरे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स कैसे होते हैं, वेसिकल्स ऐसे होते हैं गोल गोल से, मतलब किसी भी प्रोटीन जब बना है उसको जब काट छाट के आगे लेके जाना होगा तो इस तरह से संरचनाएं होंगी किसकी, वेसिकल्स की। ये और यूजुअली संरचना जो होती है एक्चुअली आइडियल जो मानी जाती है वो ये संरचना मानी जाती है वेसिकल्स की। ठीक है, अच्छा, ट्यूब्यूल्स जो होती हैं जैसे कि ट्यूब होती है ना, ट्यूबलेस संरचनाएं जो होती हैं जिनको मैं ऐसे आगे डिवाइड कर दूं तो ठीक है, अगर इस तरह की संरचनाएं हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स, है ना। और तीसरी संरचनाएं जो आती हैं जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, कुछ इस तरह की संरचनाएं हैं आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये वाली संरचनाएं जो है वो सिस्टर्नी है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलके बना है तो आप ये चीज बोलोगे यहाँ पे कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो होती है वो 3 भागों से मिलके बनी हुई होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। और कोई अगर आपसे ये पूछे गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी का भी निर्माण जो होता है वो भी इन 3 ही चीजों से होता है। क्या क्या, एक तो हो गया आपका सिस्टर्नी, दूसरे हो गए आपके वेसिकल और तीसरे क्या हो गए आपके ट्यूब्यूल्स हो गए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए तो आगे इसके बारे में हम लोग अपने कल के वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल एक बार इसको पढ़ के बैठिएगा, फिर हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।